हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम क्लास 9th साइंस का चैप्टर नंबर 15 कर रहे हैं, इम्प्रूवमेंट इन अवर फूड रिसोर्सेज। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने ये जाना था कि फूड इम्प्रूवमेंट होती क्या है, इसके बारे में कंप्लीट हमने डिस्कशन की थी कि कैसे हम फूड रिसोर्सेज को इम्प्रूव कर सकते हैं। उसके बाद हमने जो है वो हाई यील्डिंग प्लांट्स के बारे में भी बात की थी कि कैसे हमें ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार मिल सके, कम से कम सोर्सेज से हम ज़्यादा से ज़्यादा फूड गेन करें। इस सब के ऊपर हमने जो है वो डिस्कस किया था। फिर हमने जो है वो हाइब्रिडाइजेशन के कंसेप्ट को भी डिस्कस किया था। तो ये सारी बातें हम लास्ट वीडियो लेक्चर में कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आप जाके उसको देख सकते हैं। आज हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। तो शुरू करते हैं। In India, as in many other agriculture-based countries, farming ranging from small to very large farms, इंडिया में जैसे कि दूसरी अदर कंट्रीज़ जो कि एग्रीकल्चर पे बेस करती हैं, एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्रीज़ वो होती हैं जहाँ पे हम कृषि करते हैं। जैसे हमारा जो इंडिया वो एक कृषि प्रधान देश है, यहाँ पे जो है वो ज़्यादातर लोग जो है वो एग्रीकल्चर ही करते हैं। तो फार्मिंग रेंज जो है वो हर कंट्री की छोटे स्केल से बड़े स्केल तक हो सकती है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास थोड़ी सी ज़मीन होती है और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास बहुत सारी ज़मीन होती है। डिफरेंट फार्मर्स डज हैव मोर और लेस लैंड्स, मनी एंड एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। इसी कारण अलग अलग किसानों के पास जो है वो अलग अलग तरह की ज़मीनें होती हैं। किसी के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन, किसी के पास बहुत ज़्यादा कम। कोई जो है बहुत ज़्यादा अमीर होते हैं और कोई जो होते हैं वो गरीब होते हैं। कोई जो है वो टेक्नोलॉजी को अडेप्ट कर सकता है, जिसके पास पैसा होता है वो जो है वो नई नई टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं एग्रीकल्चर के अंदर, और जो गरीब होते हैं वो उन टेक्नोलॉजी को यूज़ नहीं कर पाते हैं। इन शॉर्ट, इट इज़ द मनी और द फाइनेंशियल कंडीशन दैट अलाउज फार्मर टू टेक अप डिफरेंट फार्मिंग प्रैक्टिसेस एंड एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी। तो अगर हम सीधी बात करें तो मनी ही है और किसी भी किसान की फाइनेंशियल कंडीशन कि उसके पास कितना पैसा, वो अमीर है या गरीब, यही डिसाइड करेगी कि वो किसान जो है वो नए ज़माने के साथ बदलती हुई एग्रीकल्चर टेक्निक्स को यूज़ कर सकता है कि नहीं कर सकता। अगर उसके पास पैसा होगा तभी वो नई नई टेक्नोलॉजी वाली चीज़ों को खरीद पाएगा। अगर उसके पास पैसा ही नहीं होगा तो वो उन सारी फार्मिंग प्रैक्टिसेस जो आज के टाइम में हम कर रहे हैं या फिर एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी जो भी हमारे पास डेवलप हुई है, वो एक छोटा किसान जो है उन सभी को जो है बोरो नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो इन सभी टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सके। देयर इज़ अ कोरिलेशन बिटवीन द हायर इनपुट एंड द यील्ड्स। तो जितनी हम इनपुट डालते हैं उतनी ही जो है वो हमें पैदावार मिलती है। दस द फार्मर्स परचेसिंग कैपेसिटी फॉर इनपुट डिसाइड द क्रॉपिंग सिस्टम एंड द प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस। तो फार्मर कितना ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है, कितना ज़्यादा पैसा खेती में लगा रहा है, यही जो है वो डिसाइड करेगी कि जो पैदावार होने वाली है वो कैसी होगी। अगर उसने ज़्यादा पैसा लगाया होगा, मतलब कि वो ज़्यादा टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहा है, तो उसकी पैदावार जो है वो ज़्यादा होगी। अगर वो एक छोटा किसान है तो वो ज़्यादा पैसा नहीं लगा पाएगा और वो वही साधनों को यूज़ करेगा जो कि उसके पास बेसिक उपलब्ध है। वो ज़्यादा टेक्नोलॉजी को यूज़ नहीं कर पाएगा, जिसके कारण जो उसकी पैदावार होगी वो भी कम होगी। Therefore the production practices can be at the different level। इसीलिए जो प्रोडक्शन लेवल होता है वो हर किसान का जो है वो अलग अलग होता है। किसी के खेत से ज़्यादा अनाज उगता है और किसी के खेत से कम अनाज उगता है। दे इंक्लूड नो कॉस्ट प्रोडक्शन, लो कॉस्ट प्रोडक्शन एंड हाई कॉस्ट प्रोडक्शन। प्रोडक्शन को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक नो कॉस्ट प्रोडक्शन, एक ऐसी प्रोडक्शन जिसमें हमें कोई भी खर्चा ना करना पड़े। हम बेसिक जो हमें नेचर से चीज़ें मिलती हैं उन्हीं चीज़ों को यूज़ करके जो हम प्रोडक्शन करते हैं उसको हम नो कॉस्ट प्रोडक्शन बोलते हैं। लो कॉस्ट प्रोडक्शन आ गई नेक्स्ट। इसमें जो है हम बहुत कम खर्चा करते हैं और हमें जो है उसके रिलेटेड जो है वो कुछ ना कुछ प्रोडक्शन मिलती है। और थर्ड आ जाती है हमारी हाई कॉस्ट प्रोडक्शन, जिसमें हम बहुत ज़्यादा खर्चा करते हैं और उस प्रोडक्शन को हम बोलते हैं हाई कॉस्ट प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस। तो उसके बाद हमारे पास है न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? पोषक तत्व जो कि किसी भी लिविंग थिंग्स को जिंदा रखने के लिए ज़रूरी होते हैं। जैसे कि हम ह्यूमंस को डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए और अच्छे से अपना जीवन व्यतीत करने के लिए जो है वो पोषण चाहिए होता है, और वो पोषण हमें फूड से मिलता है। इसी तरह जो प्लांट्स होते हैं, जो भी हम खेती करते हैं, खेती के जो प्लांट्स होते हैं, पौधे होते हैं, उन सभी को भी जो है वो न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। जस्ट एज वी नीड फूड फॉर द डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड द वेल बीइंग, प्लांट आल्सो रिक्वायर न्यूट्रिएंट फॉर द ग्रोथ। जैसे कि हमको खाना चाहिए ताकि हम डेवलप कर सकें, ग्रोथ कर सकें और अपने जीवन को अच्छे से स्पेंड कर सकें, वैसे प्लांट्स को भी जो है वो न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है ग्रोथ करने के लिए।
न्यूट्रिएंट्स आर सप्लाइड टू द प्लांट बाय एयर, वाटर एंड सॉइल। और जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो पौधों को कहाँ से मिलते हैं, वो हवा से मिलते हैं, मिट्टी से मिलते हैं और पानी से मिलते हैं। ये तीनों चीज़ें मिलके जो है वो प्लांट्स को न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करती है। हवा भी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, मिट्टी भी और पानी भी। देयर आर 16 न्यूट्रिएंट्स विच आर एसेंशियल फॉर द प्लांट्स। टोटल 16 न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि प्लांट्स के लिए ज़रूरी होते हैं। एयर सप्लाइज कार्बन and oxygen, hydrogen comes from water and soil supplies the other 13 nutrients to the plants। जो हवा होती है वो पौधों को कार्बन और ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है, जो हाइड्रोजन होती है वो पानी से आती है और बाकी के जो 13 न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो मिट्टी प्रोवाइड करती है। टोटल 16 न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं प्लांट्स को अच्छे ग्रोथ करने के लिए। उसमें से कार्बन और ऑक्सीजन जो है वो हवा से मिल जाती है, हाइड्रोजन जो है वो पानी से मिल जाती है और बाकी के जो 13 न्यूट्रिएंट्स है वो उसे मिट्टी ने प्रोवाइड करवाने हैं। अमंगस्ट दीज 13, 6 आर रिक्वायर्ड इन द लार्ज क्वांटिटीज एंड देयरफॉर आर कॉल्ड द मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। इन 13 में से 6 ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पौधों को चाहिए होते हैं और उनको हम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। मैक्रो का मतलब होता है बड़ा और माइक्रो का मतलब होता है छोटा। यहाँ स्पेलिंग में बस एक ही फ़र्क है, माइक्रो में ए की जगह पे आई होता है और मैक्रो में ए होता है। मैक्रो का मतलब होता है साइज में बहुत ज़्यादा बड़ा होना। तो ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए उनको हम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं और जिनको कम क्वांटिटी में भी मिलेंगे तो चल जाएगा उसको हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। द अदर 7 न्यूट्रिएंट्स आर यूज्ड बाय द प्लांट इन स्मॉल क्वांटिटीज एंड देयरफॉर आर कॉल्ड द माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। बाकी के जो 7 न्यूट्रिएंट्स हैं वो प्लांट्स जो है वो बहुत कम क्वांटिटी में यूज़ करते हैं और इसीलिए हम उनको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। तो टोटल 16 न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं प्लांट्स को प्रॉपर ग्रोथ करने के लिए, जिसमें से जो कार्बन और ऑक्सीजन जो है वो एयर द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं, हाइड्रोजन जो है वो पानी से मिल जाती है और बाकी के 13 न्यूट्रिएंट्स जो है वो मिट्टी ने प्रोवाइड करने होते हैं प्लांट को, जिसमें से 6 जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए होते हैं प्लांट को, जिसको हम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं और बाकी के जो 7 हैं वो उन पौधों को कम क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, जिनको हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन भी बन सकता है कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो कि प्लांट्स को ग्रोथ करने के लिए ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए होते हैं उनको हम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनको बहुत कम क्वांटिटी में नीड होती है प्लांट्स को। यहाँ पे जो है वो हमारे पास पूरे न्यूट्रिएंट्स लिखे हुए हैं। एयर जो है वो कार्बन एंड ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है, वाटर से जो है वो हाइड्रोजन मिल जाती है, ऑक्सीजन भी मिल जाती है बट ऑक्सीजन तो हवा से भी मिल जाती है। मिट्टी से हमें जो है वो टोटल 13 मिलते हैं। मैक्रो में हमारे पास आ जाते हैं नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर। ये 6 के 6 जो है वो पौधों को ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, इसलिए इनको हम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। कौन कौन से हैं? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर। और बाकी के 7 जो होते हैं वो कम क्वांटिटी में चाहिए होते हैं और इनको हम माइक्रो बोलते हैं, जैसे कि आयरन, मैग्नीज, बोरोन, जिंक, कॉपर, मोलिब्डेनम, क्लोरीन एक्सेट्रा। ये 7 जो है वो कम क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, इनको हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। Deficiency of these nutrients affect the psychological progress in plants including the reproduction, growth and susceptibility to disease। अगर इनमें से किसी भी न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है पौधे के अंदर तो पौधे को जो है वो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाती है, जैसे कि उसमें रिप्रोडक्शन में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है, उसकी ग्रोथ में जो है वो प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है और वो बीमारियों से अच्छे से लड़ नहीं पाता, उसमें भी जो है वो प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है। टू इंक्रीज द यील्ड द सॉइल कैन बी एनरिच्ड बाय सप्लाइंग न्यूट्रिएंट्स इन द फॉर्म ऑफ मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। अब मिट्टी ने ये 13 के 13 न्यूट्रिएंट्स जो है वो पौधों को प्रोवाइड करने और मिट्टी के पास भी ये न्यूट्रिएंट्स कहीं ना कहीं से तो आएंगे तभी वो प्रोवाइड करेगी। तो हम मिट्टी में ये सारे न्यूट्रिएंट्स जो है वो मैन्योर्स डाल के या फिर फर्टिलाइजर्स डाल के जो है वो मिट्टी में ये सारे न्यूट्रिएंट्स दे सकते हैं। इसीलिए खेतों में जो है वो फर्टिलाइजर्स छिड़के जाते हैं और मैन्योर्स डाले जाते हैं ताकि मिट्टी में जो रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स है उनकी कमी ना हो जाए। अगर उनकी कमी हो जाएगी तो प्लांट्स जो है वो प्रॉपर ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन भी है कि व्हाट आर द मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड व्हाई आर सो कॉल्ड, व्हाई दे कॉल्ड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो कि हमें ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए होते हैं उनको हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। इनको ऐसा इसीलिए किया बोला जाता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो है वो पौधों को चाहिए होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हाउ डू प्लांट्स गेट न्यूट्रिएंट्स। तो प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स जो है वो कहाँ से मिलते हैं? उसको हवा से मिलते हैं। हवा से जो है वो कार्बन और ऑक्सीजन मिल जाता है, पानी से उसको हाइड्रोजन मिल जाता है और बाकी के 13 न्यूट्रिएंट्स जो है वो उसको मिट्टी से मिलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आगे मैन्योर्स।
मैन्योर्स को हम खाद भी बोलते हैं, देसी खाद जिसको हम बोलते हैं, ये जो है वो हमें एनिमल या फिर प्लांट वेस्ट से जो है वो बनाए जाते हैं। ये पूरी तरह से ऑर्गेनिक होते हैं। ये जो है वो मिट्टी को किसी भी तरह की कोई हार्म नहीं प्रोवाइड करते। इनको हम जो है वो जितनी मर्जी ज़्यादा क्वांटिटी में डाल सकते हैं। ये जो है वो कभी भी मिट्टी को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। मैन्योर्स कंटेन्स द लार्ज क्वांटिटी ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड आल्सो सप्लाइज स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ न्यूट्रिएंट टू द सोइल। जो मैन्योर्स होते हैं उनमें जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी जो होती है वो ऑर्गेनिक मैटर की होती है, जैसे कि एनिमल वेस्ट हो गए, प्लांट वेस्ट हो गई, ये सारे की सारी चीज़ें जो हैं वो हमारा ऑर्गेनिक मैटर होता है। जितनी भी हमारी लिविंग थिंग्स हैं वो सारी की सारी हमारी ऑर्गेनिक मैटर होता है। और ये जो है वो ज़्यादा क्वान्टिटी में न्यूट्रिशन जो है वो नहीं प्रोवाइड करते हैं, बहुत थोड़ी क्वान्टिटी में जो है वो मिट्टी को न्यूट्रिएंट्स जो है वो मैन्योर प्रोवाइड करते हैं। इसीलिए आजकल खेतों में जो फर्टिलाइजर्स डाले जाते हैं। Manure is prepared by the decomposition of animals excreta and the plant waste। ये कैसे बनाए जाते हैं? ये एनिमल वेस्ट और प्लांट वेस्ट को डिकम्पोज करके बनाए जाते हैं। Manure help in enriching the soil with nutrients and organic matter and increasing the soil fertility। जो मैन्योर है वो मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने में हमारी हेल्प करते हैं। ये मिट्टी को जो रिक्वायर्ड न्यूट्रिशंस होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं। द बल्क ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन मैन्योर हेल्प इन इम्प्रूविंग द सोइल स्ट्रक्चर। इसके अलावा जो मैन्योर्स होते हैं वो मिट्टी के स्ट्रक्चर को भी जो है वो इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं। दिस इन्वॉल्व्स इंक्रीजिंग द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सैंडी सॉइल्स। जो हमारा मैन्योर्स होते हैं वो मिट्टी की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है उसको भी इंक्रीज करते हैं। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या होती है? मिट्टी की पानी को सोखने की जो क्षमता होती है उसको हम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बोलते हैं। तो मैन्योर्स जो है वो मिट्टी की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को भी इंक्रीज करते हैं। इन क्लेई सॉइल्स द लार्ज क्वांटिटी ऑफ ऑर्गेनिक मैटर हेल्प इन ड्रेनेज एंड इन अवॉइडिंग द वाटर लॉजिंग। इसके अलावा जो क्लेई सॉइल होती है उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर जो है वो उसमें से ड्रेनेज करने का काम करता है। ड्रेनेज का मतलब होता है उसमें जो पानी इकट्ठा हो जाता है पानी को बाहर निकालने का काम करता है, ताकि मिट्टी में पानी खड़ा ना हो जाए, वो चीकड़ ना बन जाए। उसको चीकड़ बनने से रोकते हैं। उसके अंदर जो एक्स्ट्रा पानी होता है उसको निकालने में जो है वो मैन्योर्स हेल्प करते हैं क्ले सॉइल के अंदर। In using manure, we use the biological waste material, which is advantages in protecting the our environment from the excessive use of the fertilizers। इसमें जो है वो हम एनिमल वेस्ट यूज़ करते हैं, जिसके कारण मैन्योर्स यूज़ करने के कारण जो है वो हम फर्टिलाइजर्स के यूज़ को कम कर सकते हैं और एनवायरनमेंट को जो है वो बचा सकते हैं। यूजिंग बायोलॉजिकल वेस्ट मटेरियल इज़ ऑल्सो अ वे ऑफ रिसाइकलिंग फॉर फार्म वेस्ट। जो बायोलॉजिकल वेस्ट मटेरियल्स होते हैं वो एक तरह के रिसाइकलिंग चीज़ें होती हैं। बेस्ड ऑन द काइंड ऑफ बायोलॉजिकल मटेरियल्स यूज मैन्योर कैन बी क्लासिफाइड एज। हम जो है वो कैसी चीज़ों को यूज कर रहे हैं मैन्योर बनाने के लिए, उसके अकॉर्डिंग जो है वो हम मैन्योर को क्लासिफाइड कर सकते हैं अलग अलग कैटेगरीज में। पहले है हमारे पास कंपोस्ट एंड वर्मी कंपोस्ट। द प्रोसेस इन विच द फार्म वेस्ट मटीरियल लाइक द लाइफ स्टॉक एक्सक्रीटरा, वेजिटेबल वेस्ट, एनिमल रिफ्यूज, डोमेस्टिक वेस्ट, सीवेज वेस्ट, स्ट्रो, इरेडिकेटेड वीड्स एक्सेट्रा इज डिकम्पोज्ड इन द पिट्स इज नोन एज द कंपोस्टिंग। इसमें क्या करते हैं हम अपने फार्म के वेस्ट जैसे कि गाय का गोबर, दूसरे जानवरों का गोबर, सब्जियों के छिलके, एनिमल्स के रिफ्यूज़, सीवेज का वेस्ट, इन सभी चीज़ों को जो है हम एक बड़े सारे खड्डे में डाल देते हैं और वो वहाँ पे धीरे धीरे जो है वो डिकम्पोज होना शुरू हो जाते हैं। इस प्रोसेस को हम कंपोस्टिंग बोलते हैं। तो कंपोस्ट इज रिच इन ऑर्गेनिक मैटर एंड न्यूट्रिएंट्स। जो कंपोस्ट होती है उसमें जो है वो ऑर्गेनिक मैटर काफ़ी क्वान्टिटी में होता है, क्योंकि इसमें सब कुछ जो है वो ऑर्गेनिक चीज़ों ही बना होता है, तो इसमें ज़्यादा क्वांटिटी में ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होता है। कंपोस्ट इज आल्सो प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग द अर्थवॉर्म टू हैसन द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल रिफ्यूज। कंपोस्ट को हम जो है वो अर्थवॉर्म्स, जिनको हम केचुए भी बोलते हैं, केचुओं की हेल्प से भी जो है वो बना सकते हैं। इससे जो होता है ये प्रोसेस थोड़ा फास्ट हो जाता है। उनके बिना भी बन जाती है कंपोस्ट, लेकिन जब हम उसमें अर्थवॉर्म डाल देते हैं तो वो ज़्यादा जल्दी डिकम्पोज करते हैं प्लांट्स और एनिमल वेस्ट को, जिसके कारण खाद जो है वो जल्दी बन जाती है। दिस इज कॉल्ड द वर्मी कंपोस्ट। और जब हम अर्थवर्म्स को यूज़ करते हैं तो उस टाइम जो खाद बनती है उसको हम वर्मी कंपोस्ट बोलते हैं। सिंपल कंपोस्ट वो है जब हम उसको खड्डों में डाल देते हैं और धीरे धीरे वो अपने आप डिकम्पोज होगी तो उसको हम कंपोस्ट बोलेंगे। और जब हम उसमें केचुए को डाल देंगे, केचुए जो है उसको जल्दी डिकम्पोज कर देंगे, तो इससे जो खाद बनती है उसको हम वर्मी कंपोस्ट बोलते हैं। उसके बाद है हमारे पास ग्रीन मैन्योर्स।
Prior to the sowing of crop seed, some plant like the sun, hum, some the guar are grown and then mulched by plugging them into the soil. These green plants thus turns into the green manure which help in the enriching the soil in nitrogen and phosphorus. इसके अलावा कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जैसे कि सूरजमुखी होगी, ग्वार हो गया, ये जो है ये इनको हम जड़ से इनको उगाते हैं और जब ये प्लांट्स जो है वो इनको उखाड़ा जाता है तो इनकी जड़ें जो है वो ज़मीन में रह जाती है और ये जड़ें जो है वो एक तरह से मैन्योर का काम करती है जिसमें जो है वो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो हमारे इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं, इनको हम लैब्स में बनाते हैं। फर्टिलाइजर्स आर कॉमनली कमर्शियली प्रोड्यूस प्लांट न्यूट्रिएंट्स, इनको जो है वो हम कमर्शियली प्रोड्यूस करते हैं, मतलब कि इसमें फैक्ट्रीज वगैरह में बनाया जाता है, लैब्स वगैरह में बनाया जाता है। फर्टिलाइजर्स सप्लाइज नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटाशियम। फर्टिलाइजर्स जो है वो मिट्टी में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाशियम को प्रोवाइड करते हैं। दे आर यूज टू एंश्योर गुड वेजिटेटिव ग्रोथ गिविंग राइज टू हेल्थी प्लांट। फर्टिलाइजर्स आर अ फैक्टर इन द हाई यील्ड ऑफ द हाई कॉस्ट फार्मिंग। जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो पौधों को अच्छे से ग्रोथ करने में हेल्प करवाते हैं और अच्छी से अच्छी यील्ड दिलवाते हैं। और फर्टिलाइजर्स हम कितना यूज़ कर रहे हैं ये जो है वो एक फैक्टर है हाई कॉस्ट फार्मिंग का। अगर किसान के पास पैसा होगा तो वो फर्टिलाइजर डाल पाएगा खेत में। तो Fertilizer should be applied carefully in terms of proper dose, time and observing pre and post applications precautions for the complete utilization। फर्टिलाइजर्स को जो है वो हमें काफ़ी ध्यान से यूज़ करना होता है, इनको प्रॉपर डोज में डालना चाहिए। अगर हम ज़्यादा डोज डाल देंगे, ज़्यादा फर्टिलाइज़र डाल देंगे तो ये भी हार्मफुल हो जाते हैं मिट्टी के लिए, और प्रॉपर टाइम पे डालना होता है। अगर हम उसको ऐसे ही डालते रहेंगे तो वो प्लांट्स को ग्रोथ हेल्प करने की बजाय उसको जो है नुकसान पहुँचाना शुरू कर देंगे, और इसको जो है वो सारी प्रिकॉशंस लेके जो है वो इसको यूज़ करना चाहिए। प्री एंड पोस्ट प्रिकॉशंस होता है कि इसको छिड़कने से पहले हमें सारी प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, उसको हम प्री प्रिकॉशंस बोलते हैं, और छिड़कने के बाद भी हमें सारी प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, उसको हम पोस्ट जो है वो प्रिकॉशंस बोलते हैं। फॉर एग्जांपल समटाइम्स फर्टिलाइजर्स गेट वॉश्ड अवे ड्यू टू द एक्सेसिव इरिगेशन एंड आर नॉट फुली एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट। कई बार ऐसा होता है कि हम फर्टिलाइजर डाल देते हैं और वो पानी के साथ बह के जो है वो पानी के साथ बह जाते हैं, जिससे जो है वो मिट्टी उसको अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, प्लांट्स उसको अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। दिस एक्सेस फर्टिलाइजर देन लीड टू द वाटर पोल्यूशन, और ये पानी के साथ बहकर पानी में चला जाते हैं फर्टिलाइजर, जिसके कारण जो है वो हमारा वाटर पोल्यूशन होता है, हमारा जो पानी है वो गंदा हो जाता है। Also, as we have seen in the previous chapter, continuous use of fertilizers in the area can destroy the soil fertility because the organic matter in the soil is not replenished and microorganisms in the soil are harmed by the fertilizers used। इसके अलावा अगर हम फर्टिलाइजर्स को लगातार यूज़ करते रहते हैं तो ये मिट्टी की जो उपजाऊ शक्ति होती है उसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देते हैं, क्योंकि फर्टिलाइजर्स जो है वो एक लिमिट में ही यूज़ किए जा सकते हैं। अगर हम उनको ज़्यादा यूज़ करेंगे तो मिट्टी को अच्छा करने की बजाय उसको बुरा करने शुरू कर देंगे। उसका रीज़न ये है कि इससे जो जब हम इनको यूज़ करते हैं तो मिट्टी में ऑर्गेनिक मैटर की कमी होनी शुरू हो जाती है, उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो पैदा होने कम हो जाते हैं, और जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको फर्टिलाइजर्स धीरे धीरे मारना शुरू कर देते हैं, जिसके कारण जो है वे ये मिट्टी को बहुत नुकसान पहुँचाते हैं। short term benefits of using fertilizers and long term benefits of using manures for maintaining soil fertility have to be considered by aiming for optimum yield in the crop production। हम जब फर्टिलाइज़र खेतों में डालते हैं तो उसका हमें बहुत जल्दी असर दिखाई देता है, हमें जो है वो दिखता है कि जो क्रॉप प्रोडक्शन है वो काफ़ी अच्छी हो गई है फर्टिलाइज़र डालने से। लेकिन जब हम मैन्योर डालते हैं तो मैन्योर्स जो है वो मिट्टी को उपजाऊ बनाने में धीरे धीरे काम करते हैं, मतलब कि फर्टिलाइज़र बहुत जल्दी काम करते हैं, शॉर्ट टर्म जो है वो काम करते हैं, बहुत जल्दी काम कर लेते हैं फर्टिलाइजर्स, और जो मैन्योर्स होते हैं वो धीरे धीरे काम करते हैं। लेकिन फर्टिलाइज़र जो है वो नुकसान पहुंचाते हैं मिट्टी को, लेकिन जो मैन्योर्स होते हैं वो कभी मिट्टी को नुकसान नहीं पहुंचाते। लेकिन वो भले वो धीरे धीरे काम करते हैं फर्टिलाइजर्स, लेकिन वो मैन्योर्स धीरे धीरे काम करते हैं, लेकिन वो मिट्टी को कभी भी नुकसान नहीं पहुँचाते हैं। इसीलिए जो है वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा मैन्योर्स यूज़ करनी चाहिए एज़ कम्पेयर टू फर्टिलाइजर्स। इसीलिए जो मैन्योर्स को यूज़ करके खेती की जाती है उसको हम ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर बोलते हैं, क्योंकि उसमें जो है वो फर्टिलाइजर्स नहीं यूज़ किए जाते, उसमें सिर्फ जो है वो मैन्योर्स ही यूज़ किए जाते हैं।
Organic farming is a farming system with the minerals or no use of chemicals as the fertilizers, herbicides, pesticides, etc., and with the maximum input of the organic manures, recycled farm waste, use of bioagents such as the culture of blue-green algae in the preparation of biofertilizers, neem leaves or the turmeric, especially in grain storage, and biopesticides with healthy cropping systems। जो ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है, ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर हम जो है वो ऐसी खेती करते हैं जिसमें हम मिनिमम यूज, या तो बिल्कुल मिनिमम यूज़ करें या बिल्कुल भी यूज़ ना करें। इसमें जो है हम केमिकल्स को बिल्कुल यूज़ नहीं करते। केमिकल्स में क्या क्या आएंगे, केमिकल्स में हमारे फर्टिलाइजर्स आ जाएंगे जो कि हम मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने के लिए डालते हैं। उसमें जो है वो हर्बिसाइड्स आ जाएंगे, उसमें पेस्टिसाइड्स आ जाएंगे, उसमें वीडीसाइड्स आ जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हम ऑर्गेनिक फार्मिंग में बिल्कुल यूज़ नहीं करते। उसमें हम सिर्फ वो चीज़ें यूज़ करेंगे जो कि ऑर्गेनिक होते हैं। उसमें हम ऑर्गेनिक मैन्योर्स यूज़ करते हैं जो कि फार्म्स से बन के आती है। बायो एजेंट्स, हम इसकी में जो है वो बायो एजेंट्स की हेल्प लेते हैं जो कि ब्लू ग्रीन एल्गी है, जो कि हमें जल्दी से जल्दी बायो फर्टिलाइजर्स जो है वो बना के देती हैं। नीम के पत्तियों को यूज़ कर सकते हैं। तो इस ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर हम पूरी तरह ऑर्गेनिक चीज़ों को यूज़ करते हैं, केमिकल्स का यूज़ हम नहीं करते हैं। इसीलिए जो ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है वो थोड़ी कॉस्टली होती है।